हेलो एवरीवन, दिस इज मी कोमल एंड टुडे सारी चिंता को छोड़ो, सारे टेंशन को छोड़ो और आ जाओ इस वीडियो में। क्योंकि अगर आप अपने संस्कृत के सब्जेक्ट में पास होना चाहते हो, देखो संस्कृत सच बताऊं तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। अरे 10-12 में नहीं पढ़ा है, उसके पहले पढ़ी हूँ और 10 में भी अनिवार्य संस्कृत तो मैंने पढ़ करके ही रखा है। लेकिन कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि दीदी प्लीज संस्कृत के लिए कुछ बता दीजिए, तो आपकी दीदी है ना आपके साथ, मैं कैसे नहीं बताती आप लोगों को। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कि हम संस्कृत में पास कैसे होंगे। तो देखो 8 पॉइंट मैंने लिख करके रखे हैं, इन 8 पॉइंट को अच्छे से देख लो और संस्कृत में पास हो जाओ। तो टेंशन छोड़ो, ये तरीका अपनाओ और क्या हो और संस्कृत में पास हो जाओ। सो सिंपल। सबसे पहला तरीका क्या है कि 2 दिन अच्छे से पढ़ लो। 2 दिन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कैसे? आज 1 मार्च हमारा खत्म हो गया, मैथ का पेपर भी खत्म हो गया और देखो ये शाम हो रहा है, हमारे पास शाम के 3-4 घंटे हमारे लिए पढ़ने के लिए तो रहेंगे ही। इसके बाद आज का भी मान लो अगर आपका कैसे भी वेस्ट हो जाए तो आपके पास होगा 2 तारीख, 3 तारीख और इसके बाद 4 को हमारा पेपर है संस्कृत का। तो 1 को भी आज को भी छोड़ो और 4 को भी छोड़ो, 4 को तो पेपर रहेगा ही। तो आप क्या करो 2 और 3 तारीख को ले लो। भले ही आपने साल भर पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन क्या करो कि इन दोनों दिनों में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है। अरे साल भर नहीं पढ़े हो तो 2 दिन तो अच्छे से पढ़ लो ताकि पास तो हो जाओ कम से कम एग्जाम में। और यकीन मानो 2 दिन पढ़ करके भी आप आराम से पास हो सकते हो। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है हमारे सामने कि व्याकरण का अभ्यास करें। देखो कुछ नहीं किया, व्याकरण तो आपके संस्कृत में जरूर आएगा। व्याकरण में जैसे देखो आपका हो गया संधि, व्याकरण में जैसे आपका संधि हो गया, समास हो गया, संधि समास और जो भी सब व्याकरण में आते हैं वो सारी चीजें याद कर लो। देखो मैंने तो संस्कृत पढ़ा नहीं है कि मुझे पता होगा, लेकिन फिर भी व्याकरण में तो यही सारी चीजें आती रहती है ना, इन सभी को थोड़ा बहुत अभ्यास कर लो, 2-3 नंबर में आ जाएगा तो लिख देना। इसके बाद तीसरा क्या है कि पाठों का अभ्यास। पाठों के अभ्यास में जैसे देखो आपकी कहानियां होंगी, उसमें गद्यांश होंगे, देखो कहानी होगी आपके सामने। उसके बाद गद्यांश तो संस्कृत में जरूर होंगे, पद्यांश भी संस्कृत में जरूर होंगे और संस्कृत है तो श्लोक भी जरूर होंगे। गद्यांश पद्यांश कहानी श्लोक अरे कुछ भी रहेगा, उन सभी का थोड़ा बहुत पढ़ करके अभ्यास कर लो। जैसे सपोज दैट आपका चैप्टर है वाराणसी, तो 1-2 बार पढ़ लो, कुछ भी आएगा जो समझ में आएगा लिख करके चले आना, आप फेल नहीं होने वाले। क्या करो कि पाठों का अभ्यास कर लो और बहुत ज्यादा नहीं, कौन से पाठों का अभ्यास करें जो हमारे इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट हमको कैसे पता चलेंगे? कुछ नहीं पता करना है, अपने किताब को निकालो, ये है आपकी किताब, ये है आपकी किताब, ये है आपकी संस्कृत की किताब, इसको निकालो और सबसे पहले पढ़ना शुरू करो चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 पढ़ लो, चैप्टर नंबर 2 पढ़ लो और अगर आपके पास समय बचे तो चैप्टर 3 को भी पढ़ लेना। और गद्यांश होगा तो गद्यांश का चैप्टर 1-2 पढ़ लो, पद्यांश का चैप्टर 1-2 पढ़ लो, संस्कृत का चैप्टर 1-2 पढ़ लो। कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे बहुत होते हैं, आराम से 3-4 चैप्टर पढ़ के जाओ, कोई नहीं फेल कर पाएगा आपको। इसके बाद चौथा वाला क्या है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का अभ्यास। देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का अभ्यास किए रहोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या पता सेम टू सेम वही क्वेश्चन उठ करके आ जाए। अरे आज मेरा भी एग्जाम था, भले ही दूसरे सब्जेक्ट का था, लेकिन सारे सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। पिछले साल का प्रश्न पत्र उठा करके पढ़े रहोगे ना तो वही सारी चीजें उठ करके आ जाती है। जैसे देखो मेरा जूलॉजी का पेपर था ना, जंतु विज्ञान का, बहुत ज्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की थी, बट क्या है कि वो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र मैंने हल कर लिए थे, सब रट गई थी यार बहुत आसानी से। और रटना क्या है, समझना ही तो अपने शरीर के बारे में सब था, आराम से वही सब याद करके गई थी, वही सब आया था, लिख करके आ गई हूँ। बहुत अच्छे नंबर आएंगे और पता है आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हर बार ऐसा ही होता है। तो आप भी क्या करो, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास कर लो, क्या पता वही प्रश्न सेम टू सेम आपके में आ जाए।
नहीं भी आएंगे तो रिलेटेड आएंगे ना, वो भी लिख ले जाओगे। इसके बाद पांचवा वाला क्या है कि महत्वपूर्ण अंशों को याद कर ले। जैसे देखो कोई भी मान लो कि ये हमारा आंसर है, तो पता है इसमें मान लो आपको 6 लाइन लिखना है, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 लाइन ना पूरा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसमें कुछ की पॉइंट्स होंगे, इसमें कुछ की पॉइंट्स होंगे। की पॉइंट जैसे कि मान लो 2 4 6 इसमें की पॉइंट्स जरूर होते हैं और वही हमारे महत्वपूर्ण होते हैं, उसी को याद करके जाओ, बाकी सब ऐसे ही लिख लेना उसमें कर करके। इसके बाद छठवां वाला क्या है कि संस्कृत में वाक्य बनाने और अनुवाद करने का अभ्यास कर ले। अगर देखो स्थिति आपकी इतनी दयनीय है कि आपको संस्कृत में वाक्य बनाने ही नहीं आते, तब आप कैसे पास होगे? तो 2 दिन का समय है ना हमारे पास, 2 दिन में क्या करो, ये हलंत लगाना, ये बिंदु लगाना, जो भी सब आते हैं वो सब लगाने का, देखो ये सब लगाना, डबल ये जो होता है, इन सबको क्या करो, वाक्य बनाने का थोड़ा बहुत अभ्यास कर लो, आएगा तो लिख करके आ जाना। एग्जामिनर उतना खाली थोड़ी बैठा है कि आपकी एक एक लाइन को चेक करने के लिए वो बैठेगा, एक एक लाइन चेक नहीं करेगा, लिख करके आओ, पास हो जाओगे। सबसे पहली बात कि संस्कृत का पेपर है तो आपके 3 घंटे 15 मिनट संस्कृत ही लिख करके आना, कोई और विषय ना लिखने जाना कि उसी में हिंदी लिखने लग जाए, सामाजिक, गणित, अंग्रेजी कुछ भी लिखने लग जाए। जब आप कुछ भी लिखोगे तो नहीं पास होगे। आसान सा तरीका यही है, देखो कि संस्कृत का पेपर है तो 3 घंटे संस्कृत लिख करके आना, आराम से पास हो जाओगे। इसके बाद 7वीं बात करें तो अच्छी हैंड राइटिंग के साथ, हैंड राइटिंग आप अपनी अच्छी रखना, उससे आप जरूर पास हो जाओगे। कैसे? मान लो कि देखो हैंड राइटिंग अच्छी का मतलब ये है कि ऐसा लिखो कि एग्जामिनर को समझ में आए। हैंड राइटिंग भी अगर आपकी अच्छी होगी ना तो सोचेगा बच्चा बहुत अच्छा है, क्योंकि हैंड राइटिंग अच्छी है तो नंबर दे करके जाएगा एग्जामिनर। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, पता चला आपने इधर उधर पूरा खिंचू मचा करके रख दिया है, वो क्या ही नंबर देगा आपको, तो हैंड राइटिंग अच्छी रखना। 8वीं बात करें, आखिरी पॉइंट है हमारा, तो उत्तरों को क्रमबद्ध रूप से लिखना। देखो एग्जामिनर को जितनी आसानी होगी, सरल भाषा में ऐसा कहा जाता है कि एग्जामिनर को जितना कम समय लगेगा आपकी कॉपी चेक करने में, उतने वो आपको ज्यादा नंबर दे करके जाएगा, और अगर ज्यादा समय में चेक करेगा तो काटते काटते कम नंबर दे करके जाएगा। तो क्या करो, जब उत्तरों को क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे, क्रमबद्ध विधि कैसे होता है, जैसे पहले आंसर 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 5 लिखो। अगर ऐसे कंडीशन में क्या होगा दीदी, जब हमको पहला तीसरा आता रहेगा, दूसरा नहीं आता रहेगा, तो उसका भी उपाय है, पहला लिख लो, दूसरे के लिए पेज छोड़ो, तीसरा लिख लो, मान लो चौथा नहीं आता, पेज छोड़ो, 5वां लिख लो, और जब आपका पूरा हो जाए तो फिर यहाँ से लिखना शुरू कर देना, दूसरा लिखना, फिर चौथा लिखना। ऐसे क्या होगा कि हमेशा सीक्वेंस में हल करे रहोगे, वो देखेगा कि हाँ ये सही है, क्या पता वो दूसरे को चेक ही ना करे, ऐसे चेक करे, ऐसे नंबर दे और ऐसे चले जाए। एक बार ना मेरी टीचर ने बोला था कि देखो बच्चों 40 नंबर का हमारा एमसीक्यूज वाला था, तो सर ने बोला कि आगे पीछे कोई नहीं लिखेगा, देख लो, पहले 1 से 40 तक नंबर डाल लो, उसके बाद जो आएगा लिखना, नहीं आएगा मत लिखना। मैं सोचने लगी कि सर ने ऐसा क्यों बोला, तब मुझे पता चला कि अच्छा, अगर देखो सारे बच्चे 1 से 40 तक, कोई 28 लिख रहा है, 35 लिख रहा है, 12 लिख रहा है, 13 लिख रहा है, ऊपर नीचे कर करके पूरा अंडरस्टैंड लिख करके आए हो, तो वो क्या ही नंबर आपको अच्छा देगा। अच्छा नंबर वो तभी देगा जब एक लाइन से लिख करके आए रहोगे, तो बहुत अच्छे से नंबर दे देगा। तो ये हो गई हमारी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। देन व्हाट यू पीपल हैव टू डू, you have to like the video, subscribe the channel, share with your friends, and if you have any doubt in your mind, then you can comment below. Take care, bye bye, see you in the next video.